पिछले हफ्ते के हिंदू अखबार से प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स। 3 अक्टूबर, लैकोन्स लैकोन्स सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक लैबोरेटरी है हैदराबाद में। इसका काम क्या है कि बायोटेक का यूज़ किया जाए एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाने के लिए। इसकी फुल फॉर्म है लैबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। 98 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था एंड 2007 में एक्चुअली ये लैब बनी थी। रबरी ट्राइब गुजरात के कच्छ रीजन की एक नोमैडिक ट्राइब है। ये लोग गुजरात से राजस्थान और राजस्थान से यूपी की तरफ माइग्रेट करते रहते हैं। मेनली इनकी लिविंग कैमल से होती है। आरबीआई हर 2 महीने में 2 सर्वेस करता है। एक है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे एंड दूसरा हाउस होल्ड्स इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, यानी कि लोगों को क्या उम्मीद है बेसिकली इकोनॉमी से। बुर्किना फासो वेस्ट अफ्रीका की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है, इसीलिए इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी आज फ्रेंच है। इसकी कैपिटल है ओगाडोगो। ब्लैक कोकेन कोकेन वैसे तो वाइट होती है, उसको आसानी से डॉग्स स्मेल भी कर लेते हैं। ठीक है, कलर से भी पहचाना जा सकता है कोकेन को। तो 1980s में चिले में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि कोकेन को ईजिली डिटेक्ट ना किया जाए। राइट, तो उसके लिए क्या किया, कुछ केमिकल्स कोकेन के साथ मिक्स कर दिए। उससे उसकी एक्सपीरियंस हो गई बिल्कुल ब्लैक चारकोल जैसी। कलर बेस्ड ड्रग टेस्ट करोगे तो पकड़ में नहीं आ पाएगी कोकेन। डॉग्स स्निफ कर नहीं पाएंगे कि मान लो अपने कोकेन में कुछ एक्टिवेटेड चारकोल मिला दिया है, तो जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है वो कोकेन की स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से डॉग्स कोकेन को स्मेल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ब्लैक कोकेन को इंटरनेशनली ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोकेन भेजना है, कोकेन की तरह भेजोगे तो क्या होगा, आसानी से पकड़े जाओगे। ब्लैक कोकेन की तरह भेजोगे तो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कि कोई इंसान पकड़ा जाए। इसलिए ब्लैक कोकेन के ज़रिए, यानी कि कोकेन को कन्वर्ट करके दूसरी कंट्रीज में भेजा जाता है। जब सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाता है कुछ ब्लैक कोकेन, उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज़ करके ब्लैक कोकेन में से एक्चुअल कोकेन को निकाल लिया जाता है। ट्विन डेफिसिट 4 अक्टूबर। ट्विन डेफिसिट मतलब किसी कंट्री में अगर फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों बढ़ रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट कब होता है, जब सरकार की आमदनी कम हो, खर्चा ज़्यादा हो। करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं और एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं। फिजिकल डेफिसिट पेज नंबर 85 में इस पीडीएफ में दिया है एंड करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इस पर्टिकुलर पीडीएफ में पेज नंबर 55 पे दिया है। आप क्लिक करेंगे इस डॉक्यूमेंट में तो वो पीडीएफ खुल जाएगी। जरदोजी, जरी मतलब गोल्ड का थ्रेड एंड दोजी मतलब एम्ब्रॉयडरी, तो जरदोजी मतलब गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी। वैदिक एज में भी गोल्ड एम्ब्रॉयडरी प्रैक्टिस होती थी इंडिया में, पर्शिया में भी प्रैक्टिस होती थी। अकबर के टाइम पे इसको काफ़ी बढ़ावा मिला। कुछ फेमस सेंटर्स इंडिया में हैं, वाराणसी, लखनऊ, भोपाल। जीआई टैग दिया गया है बनारस की जरदोजी को और लखनऊ की जरदोजी को। बनारस की साड़ियाँ काफ़ी फेमस हैं। उनमें क्या होता है कि सिल्क साड़ी पे गोल्ड या सिल्वर की एम्ब्रॉयडरी यानी कि जरदोजी होती है। ध्यान देना, लखनऊ को 2 चीज़ों में जीआई टैग है, एक तो जरदोजी में भी और चिकनकरी में भी। जरदोजी में क्या हो रहा है, ये जो थ्रेड यूज़ किया जा रहा है ये गोल्ड या सिल्वर का होता है, लेकिन चिकनकरी में ये थ्रेड वाइट धागे का होता है। हैंडलूम सेंसस, 4th हैंडलूम सेंसस किया गया था 2019-20 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। उससे पता चला कि इंडिया में लगभग 26 लाख हैंडलूम वीवर्स हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, यूपी में नहीं है। कई लोग को ऐसा लगता है, एक्चुअली सबसे ज़्यादा हैंडलूम वीवर्स हैं असम में। 26 में से 11 लाख हैंडलूम वीवर्स असम में हैं। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। 1979 से 81 के बीच में कभी इसको नोटिफाई किया गया था, लेकिन ख़ास बात यह है कि काफ़ी हद तक इसको एक ज़ू की तरह मैनेज किया जाता है। चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईस्टर्न यूपी में है, वाराणसी के पास में। यहाँ से 2 नदियाँ बहती हैं, चंद्र प्रभा और कर्मनशा।
चंद्रप्रभा कर्मनशा से जुड़ती है और कर्मनशा गंगा से जुड़ती है। कभी चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गिर लायंस होते थे। एक्चुअली सारे एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं गुजरात में, लेकिन कल को अगर वहाँ पे कोई बीमारी हो जाए तो उसकी वजह से सारे एशियाटिक लायंस ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए गिर लायंस को रीलोकेट किया गया था इस जगह पे, एंड फिर यहाँ पे ये सेंचुरी बना दी गई थी। लायंस रिप्रोड्यूस हुए थे, लेकिन कुछ साल बाद सारे लायंस मर चुके थे। 1972 में सरकार ने अनाउंस किया कि अब यहाँ पे कोई भी लायंस नहीं बचे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस बताए गए थे कि यहाँ पे शायद क्लाइमेट सूटेबल नहीं था, या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो गया वगैरह। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या फिर इम्पॉसिबल ट्रिलेमा या मुंडल फ्लेमिंग ट्रिलेमा, इसमें यह कहा जाता है कि ये 3 चीज़ें दी गई हैं, इन तीनों चीज़ों को एक साथ अचीव नहीं किया जा सकता है। एक है फ्री कैपिटल मूवमेंट। इंडिया में कैपिटल मूवमेंट एकदम फ्री नहीं है, ठीक है। बाहर से अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो आरबीआई से उसको परमिशन चाहिए होती है। ऐसे अगर हम पैसा बाहर भेज रहे हैं तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो यानी कि फ्री मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि फ्री मूवमेंट हम अलाउ कर दें टोटली पैसे की। दूसरा, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई जब चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ा सके या कम कर सके, उसमें उसको फॉरेक्स की चिंता ना करनी पड़े। हॉट मनी यानी कि पैसा आसानी से आता जाता है जब, तो उसकी चिंता ना करनी पड़े। एंड तीसरी चीज़ है फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इंडिया चाहे कि रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट 60 पे ही टिका रहे, राइट। तो जो 3 डिज़ायरेबल चीज़ें होती हैं, ये तीनों डिज़ायरेबल चीज़ें एक साथ अचीव कोई भी कंट्री नहीं कर सकती है। एट मैक्सिमम 2 ही चीज़ें अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फ्री कैपिटल मूवमेंट अलाउ कर दें, यानी कि जितना मर्जी पैसा आए या जाए हम उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, एंड आरबीआई इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए रेपो रेट चेंज करे, उसको हॉट मनी से कोई मतलब ना हो, तो उस केस में पैसा इतना ज़्यादा आएगा जाएगा इतना फ्रीली इंडिया से आगे बाहर और अंदर कि आप एक्सचेंज रेट को कभी फिक्स कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप एट मैक्स 2 ही चीज़ें अचीव कर सकते हो इन तीनों में से, तीनों चीज़ें इकट्ठे अचीव नहीं कर सकते हो। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। रिसेंटली इंडिया की एक कंपनी ने कुछ कफ सिरप्स भेजे थे गैम्बिया में, जहाँ पे कुछ बच्चों की डेथ हो गई उस कफ सिरप की वजह से। कफ सिरप में इथाइलिन ग्लाइकोल या डाई इथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया है। ये क्या चीज़ होती है? इसको फेमसली एंटी फ्रीज कहा जाता है। जैसे गाड़ी में पानी यूज़ होता है, फ्लूइड्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। रेडिएटर में पानी होता है, ब्रेक फ्लूइड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर गाड़ी को बहुत ही ठंडी जगह चला रहे हो तो वो फ्लूइड्स जम जाएंगे। अब वो जम जाएंगे तो गाड़ी फिर काम नहीं कर पाएगी। तो क्योंकि वो फ्लूइड्स ना जमे, इसके लिए उन फ्लूइड्स में इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स किया जाता है ताकि बहुत माइनस टेम्परेचर्स में भी फ्लूइड ना जमे। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। इसका स्वीट टेस्ट होता है लेकिन ये टॉक्सिक होता है, और कफ सिरप में पाया गया, इस वजह से कई बच्चों की डेथ हो गई। कहाँ पे पाया गया? गैम्बिया में। तो गैम्बिया वेस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है, फॉर्मर ब्रिटेन की कॉलोनी है, इसकी कैपिटल बंजुल है, और ये हर तरफ से सेनेगल, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से सेनेगल से सराउंडेड है। सिर्फ लेफ्ट साइड में ये जो है वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशन में खुल रही है। ये मेनलैंड अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री है। मेनलैंड अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? अल्जीरिया। 2011 तक सूडान हुआ करती थी, बट 2011 में सूडान का डिवीजन हो गया, तब से मेनलैंड अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री अल्जीरिया है, एंड सबसे छोटी गैम्बिया है। 7 अक्टूबर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को इम्प्लीमेंट करती है। ये एजेंसी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है। इसका काम क्या है? बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करना, जैसे कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइस, या किसी दवाई के या वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स होने हैं, नए ड्रग्स या वैक्सीन को अप्रूवल देनी है, इंपोर्ट के लिए ओके कहना है, ये सारे काम CDSCO करता है। कृष्णा रिवर इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है। सबसे लंबी है गंगा, उससे छोटी गोदावरी, उससे छोटी कृष्णा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास कृष्णा रिवर का ओरिजिनेशन होता है सह्याद्रीज में, एंड ये ईस्ट की तरफ फ्लो होती है इनटू आंध्रा, और आंध्रा से सीधा बे ऑफ बंगाल।
4 स्टेट से गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किन 4 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है कृष्णा नदी को लेके, तो वो यही 4 स्टेट्स हैं। ट्रिब्यूटरीज वैसे तो बहुत सारी हैं, बट 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, भीम, कोयना, तुंगभद्रा। भीम, कोयना, तुंगभद्रा। बाकी कुछ और फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। कुछ फेमस डैम्स कर्नाटका में है तुंगभद्रा डैम और अलमत्ती डैम। तेलंगाना और आंध्रा में है नागार्जुना सागर डैम और श्री सैलम डैम। अगर कोई आपको टर्म कहीं पे दिखाई दे जाए, पट्टासीमा, कोलेरू, KG-D6, राइस बाउल, तो समझ जाना कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात हो रही है। ये कृष्णा नदी है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे गोदावरी है, तो यहाँ पे दोनों जो मिलती हैं इस एरिया को बोलते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो कृष्णा गोदावरी रिवर्स को कनेक्ट करता है पट्टीसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसको 2015 में ओपन किया गया था। कोलेरू लेक कृष्णा और गोदावरी के बीच में है। ये फ्रेश वाटर लेक है और रामसर साइट भी है आंध्रा में। KG-D6 नेचुरल गैस रिजर्व है, इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व यहाँ पे पाया गया था 2003 में, रिलायंस ने इसको फाउंड किया था। राइस बॉल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? इस केजी बेसिन को, कृष्णा गोदावरी बेसिन को ही राइस बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। यहाँ पे ऊपर है महानदी और यहाँ पे है कृष्णा, तो महानदी से कृष्णा के बीच का जो इलाका है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार्स। कृष्णा और पेन्नार, ये कृष्णा नदी है, ये नीचे पेन्नार है, तो कृष्णा और पेन्नार के यहाँ पे इन दोनों के बीच में इस तरह से कोरोमंडल कोस्ट के पैरेलल जो हिल्स जा रहे हैं उनका नाम है नल्लामल्ला हिल्स। ये जम्मू कश्मीर का मैप है, ये लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख में यहाँ पे इस कोने में है हैनले, तो हैनले लद्दाख में है। यहाँ पे इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है। डार्क स्काई रिजर्व मतलब एक ऐसा इलाका जहाँ पे रात के वक्त लाइट को मिनिमम रखा जाता है, यानी कि कोई भी अपने घर में लाइट ना जलाए या जलाए तो एकदम डार्क कपड़े वगैरह से, कर्टन से ढक दे, ठीक है। गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती हैं, तो आर्टिफिशियल लाइट को कम से कम यहाँ पे रखा जाता है। जब आर्टिफिशियल लाइट कम से कम होती है तो आसमान बहुत ही साफ दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो। तो जब कहीं पे डार्क स्काई रिजर्व बनता है तो लोकल्स को कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, एंड डार्क स्काई के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल डार्क स्काई ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, वो सर्टिफिकेट देती है। अब ऑब्वियसली ये कोई लीगल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, ठीक है ना, तो ये कोई वैसा सर्टिफिकेट नहीं है कि कोई लीगल बैकिंग हो इसकी, बट हाँ अगर ये सर्टिफिकेशन मिलता है तो इंटरनेशनली माना जाता है कि भी ये एक बढ़िया जगह है, यहाँ पे आप स्टार्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। हैनले में ही 2001 में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी। यहाँ पे काफ़ी फेमस टेलीस्कोप्स हैं, जैसे चंद्रा टेलीस्कोप, हगर, मेस, ग्रोथ टेलीस्कोप इंडिया का पहला फुली रोबोटिक टेलीस्कोप है। आपको पता है पिछले साल जनवरी से लेकर अभी तक यूएस ने इंडिया में कोई भी एम्बेसडर अपॉइंट नहीं किया है, जबकि यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान रिसेंटली पीओके गया था एंड उसने पीओके को आज़ाद जम्मू कश्मीर करके बोला है। 8 अक्टूबर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR के अंडर काम करता है। 1905 में इसको बिहार के पूसा में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन 1934 के अर्थक्वेक के बाद इसको 1936 में दिल्ली शिफ्ट किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन में इस इंस्टीट्यूट ने अहम भूमिका निभाई थी। कोंडा रेड्डीज आंध्र प्रदेश के पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से एक है। बैम्बू का ये लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, चाहे वो बास्केट बनाने के लिए हो या उसकी शूट्स को ड्राई करके कुकिंग में यूज़ करने के लिए हो, बहुत सारी तरीक़ों से। ट्रापिस्ट 1 एक अल्ट्रा कूल रेड डॉर्फ स्टार है एक्वेरियस कॉन्स्टलेशन में। ये अर्थ से 40 लाइट ईयर्स दूर है। इसका साइज़ जुपिटर से थोड़ा सा बड़ा है। क्योंकि ये एक रेड डॉर्फ स्टार है, इसका मतलब ये हमारे सन से और भी बहुत ज़्यादा पुराना स्टार है। सोलोमन आइलैंड्स कैपिटल है होनियारा। ये सोलोमन आइलैंड्स एक फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी है। ये ओशियानिया में है, पपुआ न्यू गिनिया के ईस्ट में।
अगर आपको ओशियानिया का मैप देखना है तो यहाँ पे क्लिक करना, एक PDF खुलेगी, उसमें आपको मैप दिख जाएगा। चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें कुछ फेमस प्लेसेस हैं जैसे हैनले, सो मोरोरी, पैंगोंग सो। ये एक्चुअली बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे आपको ब्लैक नेक्ड क्रेन, कियांग इज़ टिबेटन वाइल्ड एस, ये मिल सकता है, स्नो लेपर्ड, और चंगथंगी गोट्स से क्या बनता है, पश्मीना शॉल। अब यहाँ पे जो हैनले है, यानी कि हैनले भी इसी सेंचुरी के अंदर है, तो हैनले में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए एक डार्क रिजर्व बनाया जा रहा है। तो हैनले इतना फेमस क्यों है, वहाँ पे हमने इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी क्यों बनाई, क्योंकि काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है, लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे है हैनले, इसलिए वहाँ पे एयर डेंसिटी बहुत कम है। क्योंकि एयर डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए एयर की वजह से रिफ्रैक्शन इतना कम होता है कि लाइट में फ्लिकरिंग कम होती है। हमें वहाँ पे स्टार्स ट्विंकल करते नहीं दिखाई देते। स्टार्स ट्विंकल क्यों होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक लेयर्स हिलती रहती हैं, स्टेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन हल्का सा हिलता रहता है और स्टार्स ट्विंकल होते दिखाई देते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे एयर इतनी कम है, इस वजह से लाइट फ्लिकरिंग नहीं होती है और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी बात ये, यहाँ पे टेरेन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। जब लोग कम आएंगे तो फिर लाइट पोल्यूशन कम होगा, लाइट पोल्यूशन कम होगा तो हम स्टार्स को और अच्छे से देख पाएंगे। चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पे, जैसे डार्क स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, लोकल्स तो रहते ही हैं। अब जब लोकल्स बिजली का यूज़ करेंगे तो लाइट पोल्यूशन होगा ही होगा। तो तरीका क्या है, उनका कॉपरेशन लो, उनको डार्क कर्टेंस वगैरह दो, ताकि घरों में वो लोग डार्क कर्टेंस का यूज़ करें रात को एंड घर की लाइट बाहर ना आए। यहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी कम है, माउंटेन सिकनेस हो जाती है वहाँ पे अगर जाएंगे तो हम लोग, राइट। तो उसका तरीका क्या है कि वहाँ पे रोबोटिकली टेलीस्कोप्स को ऑपरेट करो, इसलिए वहाँ पे जितने भी टेलीस्कोप्स हैं उनको मोस्टली बैंगलोर से ऑपरेट किया जाता है। बसवेश्वर, बसवन या बासव, ही इज कॉल्ड एज अ फाउंडर ऑफ लिंगायत्स। 12th सेंचुरी में कर्नाटका में ये रहते थे। ये एक फिलोसोफर थे, पोएट थे, सोशल रिफॉर्मर और शेवाइट थे। 12th सेंचुरी कर्नाटका में 2-3 एम्पायर्स के रेन में ये रहे थे, जैसे कालाचूरा डायनेस्टी, वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर एंड होयसला एम्पायर। उन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू सोशल अवेयरनेस फैलाई। उनके पोइट्री को हम बोलते हैं वचन्स। तो वचन्स के थ्रू वो लोगों को समझाते थे कि हमें सोसाइटी में किसी भी तरह का जेंडर या सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, सुपरस्टिशन, रिचुअल्स, ह्यूमन या एनिमल सेक्रीफाइस, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। किंग बिजल के टाइम पे ये चीफ मिनिस्टर थे और तब उन्होंने अनुभव मंटप नाम का हॉल शुरू किया था। ये एक ऐसा हॉल है, इसको हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहते हैं, जहाँ पे हर सोशल बैकग्राउंड के मेन विमेन आ सकते हैं, ठीक है, एंड क्वेश्चंस ऑफ लाइफ डिस्कस करते हैं। हरिहर भी इन्हीं के टाइम के थे। हरिहर पोएट ने बसवराज देवर रगाले लिखी थी, ठीक है, जिसमें बसवेश्वर के बारे में बताया गया है। बसव पुराण अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई, जैसे तेलुगु में इसको पलकुर्की सोमनाथ जी ने लिखा था 13th सेंचुरी में, और कन्नड़ में इसको भीम कवि ने लिखा था 14th सेंचुरी में। हर रोज़ रात को 11 बजे से पहले हिंदू में से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इस ही पर्टिकुलर गूगल डॉक में अपलोड हो जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। आप इसको इस डॉक के थ्रू देख सकते हो। वीडियो बहुत छोटी सी होती है, तो उसको संडे के संडे यूट्यूब पे पोस्ट किया जाता है।